नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। अभी तक हम लोगों ने अग्नि के विवेचन की बात कर रहे हैं। उस अग्नि के विवेचन में हम लोगों ने अग्नि के जो सामान्य स्थान होते हैं, स्वरूप के बारे में बात किया और उसमें हम लोगों ने एक पॉइंट बात किया था कि अग्नि का जो क्लासिफिकेशन होता है अर्थात अग्नि के प्रकार के बारे में बात किया था। तो हम लोगों ने देखा कि अग्नि तो एक ही होती है, लेकिन उसके कर्मों के स्थान, कर्मों के भेद पे अलग, अर्थात उनके जो कर्म के आधार पर वो अलग अलग बताया गया। जैसे उसमें जठराग्नि संख्या 1 होती है, भूताग्नि की संख्या 5 होती है और धात्वाग्नि की संख्या 7 होती है। इस तरह से हम लोगों ने अग्नि के 13 भेद बोले हैं। उस 13 भेद में हम सबसे पहले भेद की बात करेंगे, अर्थात जठराग्नि की संख्या कितनी बताई गई है? 1 बताई गई है। पूछा जाएगा प्रश्न की जठराग्नि की संख्या होती है, तो जठराग्नि संख्या कितनी मानी गई है? 1 पाई जाती है या 1 बोली गई है। आइए देखते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, इसका डिटेल बात करेंगे जठराग्नि के बारे में। जठराग्नि क्या है, किस तरह से कार्य करती है, उसका स्थान क्या है, कार्य क्षेत्र कहाँ है, या उसके स्वरूप के बारे में बात करेंगे, उसके कार्य के बारे में बात करेंगे। पूरे डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखेंगे कि शरीर में विद्यमान जो अग्नि आहार का पाचन करती है उसे जठराग्नि कहते हैं। जैसा कि नाम है जठर अग्नि, जठर मतलब होता है कि पाचन, अर्थात जठर मतलब होता है कि उस कि पाचन, अर्थात आमाशय, सिंपली कहते हैं ना कि जो आमाशय आया उसके समीपस्थ जो क्षेत्र होता है, जो पूरा पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, जो पाचन तंत्र होता है, वो जठर कहते हैं ना, जठर तंत्र, अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र या जठर तंत्र बोलते हैं। जठर का मतलब डाइजेशन होता है, अर्थात उसके पास में जो अग्नि, अर्थात जो पाचन कौन कराता है? यही जठराग्नि कराती है। तो देख रहे हैं, शरीर में विद्यमान जो अग्नि आहार का पाचन करती है उसे जठराग्नि कहते हैं। तो सिंपली हम लोगों ने कहा जठराग्नि किसे कहते हैं, इसके बारे में बात कर लिया। अब देखेंगे जठराग्नि के पर्याय क्या है, इसको अन्यत्र संहिताओं में कौन कौन से नामों से जाना जाता है। तो देखेंगे पर्याय की बात करेंगे जठराग्नि, अर्थात उसको सिनोनिम्स की बात करेंगे तो देह अग्नि, इसको देह अग्नि नाम से भी जानते हैं। पाचक अग्नि, क्योंकि ये पाचन की क्रिया करती है इसलिए पाचक अग्नि के नाम से। पाक अग्नि, और पाक का मतलब भी डाइजेशन होता है, पाचन होता है, तो इसको पाक अग्नि भी बोलते हैं। इसको पाचक पित्त भी बोलते हैं। सुश्रुत ने जो अग्नियों का वर्णन किया है, जो पित्त का वर्णन किया है, उन्होंने पाचकाग्नि उन्होंने पित्त के हर एक भेद में अग्नि टर्म जोड़ा है, पित्त नहीं जोड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जठराग्नि को हम लोग पाचक पित्त भी कहते हैं। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे अभी। कोष्ठाग्नि, कोष्ठाग्नि जो इसकी बात, और अंतरग्नि, ये कुछ पर्याय हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं उसी में कि होता क्या है कि हमारा शरीर, हम देखेंगे यहाँ पर कुछ बना हुआ है कि हमारा शरीर क्या है? पंचभौतिक होता है। शरीर पंचभौतिक है, तो शरीर में पंचभौतिक है, अर्थात शरीर का जो पोषण है, अर्थात जो शरीर बना है दोष धातु मल, तो धातु है चाहे दोष है चाहे मल है, इनका पोषण होना आवश्यक है। पोषण होने के लिए हमें आहार की आवश्यकता होती है। वो आहार भी क्या होता है? पंचभौतिक होता है। तो यहाँ देखेंगे शरीर जो कि पंचभौतिक है, और इस पंचभौतिक जो तत्व हैं वो कहीं ना कहीं उनका पोषण होना आवश्यक है, क्योंकि हमें स्वस्थ बने रहना है। स्वस्थ की कंडीशंस को बनाए रखने के लिए इस पंचभौतिक शरीर का पोषण आवश्यक होता है, जिसका पोषण किसके थ्रू होता है? पंचभौतिक आहार के थ्रू होता है। अब कहा जाता है कि कोई भी आहार हम डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि हम लोग खा ले और उसको शरीर अपना ग्रहण कर ले, धातुएं अपने अपने हिसाब से उसको ग्रहण कर ले, ऐसा नहीं होता है। उस पर विभिन्न अग्नियों की क्रिया होती, विभिन्न क्रियाएं होती, विभिन्न एंजाइमेटिक एक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इस पंचभौतिक आहार पर जठराग्नि की क्रिया होगी। जिस अग्नि के बारे में बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, ये जठराग्नि की क्रिया होगी, अर्थात पाचक अग्नि की क्रिया होगी। उसका पहले पाक होगा। जैसे बहुत सी चीज़ें होती है हम लोग कि हम पहले उसको किचन में पकाते हैं, फिर उसको खाते हैं, तो खाने के बाद भी पाचन होता है, और हम लोगों ने किचन में भी पाक किया। और कुछ चीज़ें से जो डाइजेस्टेबल होते हैं, जैसे फ्रूट है, फ्रूट को हम लोग पकाते नहीं, ऑलरेडी उसमें कुछ एंजाइमेटिक एक्शन पहले से हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से पाक की क्रिया हो जाती है। हमें एक्सटर्नल उसको अग्नि की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी हम जो उसको खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो आमाशय या जो डाइजेस्टिव फील्ड होता है उसमें कहीं ना कहीं पाचन की क्रिया होती है। तो कह रहे हैं कि जो भी आहार है, खाना पीना है, वो पंचभौतिक होता है, उस पर जठराग्नि की क्रिया होती है। जठराग्नि की क्रिया होने के बाद आहार का पाक होगा। आहार जो भी चीज़ें खाएं उसका पाक होगा। पाक होगा तो उससे 2 चीज़ें बनती है, एक तो आहार का सार भाग, दूसरा आहार का मल भाग। मल भाग या किट्ट भाग भी कहते हैं। तो आहार का सार और आहार का मल या किट्ट कहते हैं। जो सार भाग होता है, जो आहार का सार होता है,
उस पर भूताग्नि और धात्वाग्नि की क्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, उस पर कौन सी क्रिया होती है? भूताग्नि और धात्वाग्नि की क्रिया होती है। इस भूताग्नि और धात्वाग्नि की क्रिया होने पर आहार का सार भाग आहार के रस के रूप में परिणित हो जाता है। अब ये आहार रस शरीर सात्म हो जाता है। शरीर सात्म का मतलब क्या है? शरीर सात्म अर्थात शरीर के लिए हेल्प बेनिफिशियल हो जाता है, शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है, शरीर के जो छोटे छोटे लेवल पर उसको एब्जॉर्प्शन करने योग्य हो जाता है। तो कहते हैं शरीर सात्म अर्थात धातुओं के पोषण करने योग्य ये अब आहार रस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जठराग्नि की क्रिया देखी, साथ ही साथ उस पर भूताग्नि और धात्वाग्नि की डिटेल अभी हम आगे बात करेंगे। अभी हम लोग जठराग्नि की बात कर रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि हम लोग जिस जठराग्नि की बात कर रहे हैं उसका स्वरूप क्या है, अर्थात जो हमारे शरीर में उपस्थित है, जठराग्नि हो, पाचक पित्त हो, तो उसका स्वरूप क्या है, फिजिकल अपीयरेंस या एक तरह से नेचर क्या है। जैसे कहते हैं ना कि नेचर में हर एक द्रव्य तीन रूपों में विद्यमान है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, अर्थात ठोस रूप में, द्रव रूप में और गैस रूप में। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो बात कर रहे हैं इस जठराग्नि की या पाचक पित्त की, तो ये इसका जो स्वरूप क्या है देखेंगे। पाचक पित्त द्रव रूप में होता है। तो किस रूप में होता है? द्रव रूप में होता है। फिर भी प्रकृति में आग्नेय होता। आग्नेय मतलब होता है उष्मा से युक्त। कहने का मतलब जठराग्नि अर्थात पाचक पित्त जो होता है उसका जो स्वरूप होता है, जो अपीयरेंस होता है, वो द्रव रूप में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन लिक्विड होने के साथ साथ उसमें आग्नेय प्रकृति होती है, अर्थात उसमें उष्मा की अधिकता होती, उष्मा से युक्त होता है ये आपका जठराग्नि या पाचक पित्त। तभी तो ये पाचन क्रिया करता है। इसमें कुछ अंश होते हैं जो पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग जठराग्नि का जो स्थान और कार्य क्षेत्र, अर्थात हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर कौन सा फील्ड है, कौन सा क्षेत्र है, पर्टिकुलर कौन सा स्थान है जहां पर मुख्यतः जठराग्नि जो अग्नि है पाई जाती है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक श्लोक आया है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, आपको याद कर लेना चाहिए, हर एक प्रॉप में आपको काम आएगा। सुश्रुत उत्तर तंत्र 40 में बोला गया है कि षष्ठी पित्तधरा नाम, अर्थात षष्ठी पित्तधरा नाम कला या परिकीर्तिता, पक्वाशय अमाशय मध्यस्था, ग्रहणी सा प्रकीर्तिता। तो कहने का मतलब कि जब हम लोग कला की बात करते हैं, जब कला पढ़ते हैं, कला शारीर हम लोगों ने पहले रचना शारीर में पढ़ा है। रचना शारीर में हम लोग के अंतर्गत हम लोगों ने कला का वर्णन किया। कलाओं की संख्या 7 होती है। उसके वहाँ पर हम लोगों ने जो छठी कला की बात किया था, तो वहाँ छठी कला को हम लोग पित्तधरा कला कहते हैं। छठी कला का नाम पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछेंगे छठी कला है पित्तधरा कला, तो छठी कला जो है पित्तधरा कला होती है। पित्तधरा कला का स्थान वहाँ बताया गया कि एग्जैक्ट पित्तधरा कला, क्योंकि पित्त ही अग्नि है, या पित्त का जो स्वरूप है, वो पित्त का जो कार्य है वो वही अग्नि का कार्य है, दोनों का कार्य पाचन होता है। तो पित्तधरा कला का स्थान जो यहाँ पर बताया गया है पक्वाशय अमाशय मध्य। तो अमाशय पक्वाशय मध्य, अमाशय अर्थात देख रहे होंगे ये, अगर अमाशय की बात करें, पक्वाशय मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो ड्यूडेनम है, पक्वाशय अर्थात स्मॉल स्टमक की बात कर रहे हैं, और सॉरी आमाशय का मतलब स्टमक और पक्वाशय का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, इन दोनों के बीच में जो सी शेप ड्यूडेनम होता है, यही आपका जो क्षेत्र होता है, यही फील्ड होता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसको हम लोग ग्रहणी नाम दिए हैं। पक्वाशय अमाशय मध्य या अमाशय पक्वाशय मध्य का जो क्षेत्र है, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, ये जो ब्लू कलर का ब्रैकेट कर दिया, कवर कर दिया, इसको हम लोगों ने ग्रहणी नाम दिया है। ग्रहणी एक्चुअली क्या होता है, अग्नि का आश्रय है, अग्नि का अधिष्ठान है। कैसे है, तो देख रहे होंगे यहाँ पर कि इस ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम वाले पार्ट में अमाशय और पक्वाशय के मध्य में जो ड्यूडेनम सी शेप होता है, यहाँ पर लीवर होता है। लीवर का जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस जो होता है सिक्रीट होता है, ड्यूडेनम में आता है। दूसरी चीज़ कि जो इस स्टमक के जो भी सिक्रीशंस होते हैं, स्टमक के जो भी गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशंस भी इसी ड्यूडेनम में ही आएगा। तीसरा पॉइंट कि इस पैंक्रियाज का जो सिक्रीशंस होगा वो भी कहीं ना कहीं ड्यूडेनम में ही पोर्ड होता है। तो यहाँ पर पहले नंबर पे लीवर, दूसरे नंबर पे आमाशय, तीसरे नंबर पे पैंक्रियाज, इन तीनों का सिक्रीशंस कहाँ आएगा, इस
सी शेप ड्यूडनम में आएगा। इसी क्षेत्र को हम लोगों ने ग्रहणी टर्म दिया है, ग्रहणी अर्थात ड्यूडनम की बात किया है। यही जठराग्नि अर्थात अग्नि का आश्रय है, पाचक अग्नि का आश्रय है। और मुख्य रूप से पाचन की क्रिया स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग को पता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? मेनली डाइजेशन का काम करती है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? मेनली डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन और फीकल मैटर फॉर्मेशन का काम करती है। तो देखते हैं यहाँ पर ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ग्रहणी, क्योंकि ग्रहणी की बात करें या अग्नि की बात करें या जठराग्नि का विशेष वर्णन आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 15वें चैप्टर में, आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 15वें चैप्टर में ग्रहणी दोष नाम से उन्होंने अध्याय का वर्णन किया। ग्रहणी दोष नाम से उन्होंने पूरा एक अग्नि का वर्णन किया है। इस पर्टिकुलर इस फील्ड का उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और देखेंगे इस ग्रहणी या इस अग्नि का क्या कार्य, जठराग्नि या ग्रहणी का काम का है। अर्थात ग्रहणी बिना अग्नि के अधूरी है। जो ग्रहणी है या ड्यूडनम बिना इस पाचक पित्त या डाइजेस्टिव जूसेस के अधूरा है, इसका कोई काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रहणी का काम है वो जठराग्नि के आश्रित होता है। और इसका क्या काम है? 4 कार्य बताए गए हैं, ग्रहण, पाचन, विवेचन, मुंचन। इसका डिटेल अभी इसके बाद करेंगे, ठीक है। तो आइए अब कहीं ना कहीं ग्रहणी का, जठराग्नि का स्थान और कार्य क्षेत्र के बाद हम लोग बात करेंगे कि जठराग्नि का कार्य। जठराग्नि का कार्य जैसा कि हम लोग जानते हैं, जठर अर्थात डाइजेस्टिव, जठर मतलब पाचन, जठर का मतलब होता है पाचन। कौन कराएगा? अग्नि कराएगी। तो जठर अग्नि, तो यहाँ पर देखेंगे समानो अग्नि समीपस्थ, समानो अग्नि समीपस्थ कोष्ठे चरति सर्वतः। फिर उसके बाद देखेंगे अन्नम गृह्णति पचति विवेचति मुंचति। तो यहाँ पर जो रेफरेंस है अष्टांग हृदय का है, अष्टांग हृदय ने इसको बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया। क्या किया है कि जो समान वायु है, समानो अग्नि समीपस्थ, हम लोगों ने वात के भेद की जब बात किया था, वात भेद में समान वायु का जो स्थान होता है नाभि के समीपस्थ होता है। तो हम लोग देखते हैं कि नाभि का लोकेशन भी कहीं ना कहीं इसी गोले में होता है। अर्थात जो ग्रहणी वाला क्षेत्र है, जो ग्रहणी वाला क्षेत्र है अर्थात अम्बलिकस, वो अम्बलिकस के सराउंडिंग है। तो कहीं ना कहीं इसी फील्ड में इस एक्सटर्नल पार्ट पे अम्बलिकस होता है और अंदर की तरफ क्या है? अंदर की तरफ हम लोग का ये ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है। तो कह रहा है कि जो समान वायु होता है वो किसके समीप रहता है? अग्नि के समीप रहता है। अर्थात समान वायु इस पर्टिकुलर ग्रहणी या फिर ड्यूडेनम के समीप होता है। और समान वायु क्या करता है कि कोष्ठे चरति सर्वतः, और कोष्ठ में हमेशा एक तरह से विचरण करता रहता है। जो समान वायु होता है अग्नि अर्थात ग्रहणी के समीप रहकर अग्नि को प्रदीप्त करता है। अग्नि को हम लोगों ने देखा ट्रिपल एरोस दिखाया, इसका मतलब अग्नि को प्रज्वलित करता रहता है। जब अग्नि को प्रज्वलित करेगा समान वायु तो कहीं ना कहीं ग्रहणी अपना कार्य करेगी। तो ग्रहणी अर्थात जठराग्नि, ग्रहणी का कार्य किसके थ्रू है? जठराग्नि के थ्रू है। उस जठराग्नि को प्रदीप्त कौन कर रहा है? समान वायु कर रही है। तो कहीं ना कहीं वात और अग्नि दोनों मिलके उस पाचन क्रिया में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इसका काम क्या है? ग्रहण है। ग्रहण का मतलब जो कुछ खाना पीना खाएंगे आमाशय से होते हुए यहाँ तक पहुँचेगा तो ग्रहण होगा अन्न का। फिर उसके बाद पाचन होगा। पाचन का मतलब जो भी डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस के सिक्रीशन से यहाँ पर पाचन होगा। फिर उसके बाद पाचन होने के बाद विवेचन की बात कर रहा है। विवेचन का मतलब कि यहाँ पर देखेंगे इस साइड में क्या होता है? हार्ट होता है। स्टमक के जो लेफ्ट साइड में जो होता है, स्टमक के लेफ्ट साइड में अर्थात यहाँ हार्ट होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हार्ट होता है, कुछ इस तरह से ये हार्ट है। तो हार्ट है तो कहीं ना कहीं यहाँ से कुछ जो भी पोर्टल वेन्स के थ्रू, पोर्टल वेन्स के थ्रू, तो यहाँ देखेंगे पोर्टल वेन के थ्रू यहाँ से डिफरेंट पोर्टल वेन होती है जो कि ऊपर की तरफ जाती है। ये हार्ट में अल्टीमेट फाइनल लीवर से होते हुए पोर्टल वेन क्या होगा कि ये लीवर से होते हुए पोर्टल वेन लीवर की से जाएगा, लीवर से हार्ट में जाता है। तो ये अल्टीमेट लीवर में जाएगा। कुछ इस तरह से हम लोग उसको समझ सकते हैं। तो ये जो भी पाचन होगा, पाचन होने के बाद डाइजेशन होगा, पाचन होने के बाद जो आहार रस होगा वो कहाँ जाएगा? ये हार्ट में जाएगा। हार्ट क्या करेगा? हृदय संपूर्ण जो आहार रस को संपूर्ण शरीर में विक्षेपित कर देगा। विक्षेपित करने के बाद चौथा काम है कि मुंचन, अर्थात हर एक जो धातु होती है अपने अनुसार उस आहार रस का ग्रहण करती है और धातुओं का पोषण करती है। तो यहाँ पर 4 कार्य बताए गए हैं ग्रहणी के, ग्रहण, पाचन, विवेचन, मुंचन। तो इस तरह से देख रहे होंगे कि इस पूरे क्रिया पर जो पाचन की क्रिया है, जठराग्नि क्रिया है, हम लोग उसको कोरिलेट कर रहे हैं ग्रहणी से। उस ग्रहणी
ग्रहणी पर किसका कंट्रोल है? समान वायु का कंट्रोल है, अर्थात समान वायु का नियंत्रण है। अर्थात समान वायु का कंट्रोल किस पे है? अग्नि या ग्रहणी पे है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने जठराग्नि की बात की है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।